हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग हीट चैप्टर्स के रिवीजन। आप जानते हैं हीट के अंदर टोटल 3 चैप्टर है। एक है 11th में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और दूसरा है हमारा 12th में 2 चैप्टर्स है, दैट इज नथिंग बट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो आज का जो वीडियो होगा बहुत कम टाइम में यार रिवीजन करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, 1 घंटे के अंदर ये सिमट जाएगा, डोंट वरी यार। ठीक है, और 1 घंटे के अंदर आपको क्या होगा, पूरा पूरा चैप्टर जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, जितने क्वेश्चंस होंगे, सारे के सारे रिवीजन हो जाएंगे, डोंट वरी यार। ठीक है, तो अब आपको क्या काम करना है, अगर आप लॉन्ग वीडियो देखोगे तो टेंशन नहीं, अगर नहीं देखे होगे तो कुछ ना कुछ अगर आपको बेसिक नॉलेज भी अगर मालूम होगा ना चैप्टर का, तो कहीं ना कहीं ये पूरा पूरा वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। नहीं तो लॉन्ग वीडियो जाकर देख लो ये सारे के सारे चैप्टर्स का। ठीक है बेटा, तो शॉर्ट वीडियो में क्या काम करूंगा, जो सोल्यूशन है उसको ही पूरा समझाने वाला हूं और सारा हिंट देता जाऊंगा। बस आपको क्या काम करना है बेटा, आपको पेन कॉपी रखना है। जहां पर लग रहा है जिस क्वेश्चन को कि आपको यहां पर यार एग्जाम के वक्त भूल जाओगे या आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है या आपके लिए लग रहा है कि नया कॉन्सेप्ट है, तो उसको लिख लेना, क्वेश्चन के साथ में लिख लेना बेटा। मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से फॉलो कर लो। ठीक है, तो हेडफोन लगाओ और सीधा सीधा बस जो क्वेश्चन में आपको डाउट लगे कि यार यहां पर आप भूल जाओगे एग्जाम में क्या कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट लिखते जाओ और वो क्वेश्चन लिख लो। लास्ट में क्या काम करना, जब एग्जाम आने वाला रहेगा, बस आप क्या काम करना, फिर से एक बार क्या करना, वो पेन एक बार के लगेगा, अगर वीडियो देख लेना लगे रहा है कि आपको हो जाएगा, तो फिर क्या काम करना, वही नोट्स उठाना और जहां जहां पे डिफिकल्टी थी उसको क्या है क्लियर कर लेना, काम खत्म, कोई टेंशन नहीं होने वाला। तो स्टार्ट करते हैं यार, सीधा सीधा सारे क्वेश्चंस करेंगे यार, डोंट वरी। पूरा पूरा क्वेश्चंस, पूरा पूरा टॉपिक कवर होने वाला है। बस फर्क इतना है कि ये जो लिखा हुआ है, जैसे एग्जांपल के लिए ना, ये लिखूंगा नहीं, ऑलरेडी उसको बता दूंगा, बस इतना सा फर्क है। बट अगर आप उसको कहीं ना कहीं थोड़ी नॉलेज होगी या आप वीडियो ऑलरेडी मेरा देखे होंगे या कहीं भी किसी सोर्स से आपको अगर ये चैप्टर के बारे में नॉलेज होगा, तो आपको ये फायदा देगा। अदरवाइज फिर आपको कहीं ना कहीं कुछ तो क्वेश्चंस आपके ऊपर से जाएंगे। वॉट एवर यू नो वेल अबाउट योर सेल्फ, बहुत अच्छे से। ठीक है, मेरा काम है मुझे बताना, तो मैं बताता हूँ। तो सीधा सीधा यहाँ पर सबसे पहला जो टॉपिक है बेटा, टेम्परेचर एंड मेजरमेंट। देखो ना, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बताया यार कि क्या क्या मैं पढ़ाऊंगा। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर टेम्परेचर एंड मेजरमेंट, थर्मल एक्सपेंशन, हीट ट्रांसफर, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है, हीट फॉर्मूला रहेगा। तो ये अलग अलग टॉपिक्स रहेंगे जिनको कवर करने वाला। तो सबसे पहला टेम्परेचर एंड मेजरमेंट। तो टेम्परेचर मेजरमेंट क्या होता है, टेम्परेचर क्या है यार, जो हॉटनेस एंड कोल्डनेस को मेजर करता है। तो बेटा मैं बार बार हट जाए करूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना या एक बार पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद जीरो केल्विन क्या होता है या एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है यार, -0 केल्विन को बोलते हैं -273.1615 डिग्री सेल्सियस, जहां पे 0 केल्विन होता है। ठीक है, ये जो जनरली पॉसिबल नहीं है, स्पेस में ऐसा पॉसिबल करने की कोशिश की गई थी, नासा ने इसको एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश किया था। जो हमारा जो है 5th स्टेट ऑफ मैटर, उसको वहां पर प्रूव करने की कोशिश की थी। ठीक है, देन ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, जहां पे सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सारे के सारे वाटर तीनों स्टेट एक साथ में एग्जिस्ट करें, वो टेम्परेचर ट्रिपल पॉइंट होता है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है बेटा, 273.16 केल्विन, मतलब 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखना। और ये डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसको केल्विन में चलेंगे नहीं तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद टेम्परेचर स्केल होता है जो बेटा हमारा केल्विन, डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। तो केल्विन कहां से स्टार्ट होता है यार, मालूम है कि केल्विन हो या डिग्री सेल्सियस हो, तो डिग्री सेल्सियस स्टार्ट होता है हमारा -273 डिग्री सेल्सियस। कहां से स्टार्ट होगा बेटा, जाहिर सी बात है 0 से लेकर कहां तक जाएगा, 100 तक यार। और केल्विन कहां से स्टार्ट होगा, 273 से 373 तक। और फ़ारेनहाइट स्टार्ट होता है 32 से 212 तक। तो कहीं ना कहीं फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर 180 डिवीजन होते हैं, बस यही याद रखना। और डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन के अंदर कितने होते हैं, 100 डिवीजन होते हैं। 8th स्टैंडर्ड से इसको पढ़ते आ रहे हैं बेटा, इसमें टेंशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, अब यही पढ़े होगे यार कि सेल्सियस स्केल पे हमारा कितने होते हैं, 100 डिवीजन, फिर फ़ारेनहाइट पे 180 एंड डिग्री सेल्सियस या केल्विन पर कितने होते हैं, 100 डिवीजन। तो एक फॉर्मूला पढ़े होगे कि कहां से स्टार्ट होता है सेल्सियस, 0 से, तो C-0 डिवाइड बाय कितने डिवीजन है, 100। फ़ारेनहाइट कहां से स्टार्ट होता है बेटा, 32 से, तो F-32 कितने डिवीजन है, 180 इज इक्वल टू केल्विन कहां से स्टार्ट होता है, 273, तो K-273.15 डिवाइड बाय 100 कितने डिवीजन है। इन सबको मिलाकर फार्मूला मिल जाता है C/5 इज इक्वल टू F-32 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू K-273.5 डिवाइड बाय 5। ये बचपन में 8th स्टैंडर्ड में फार्मूला बताया जाता है, लेकिन फर्क क्या है यहां पर और वहां पर, मैं बताता हूं। ये तो आपके पास 3 स्केल है, मैं कोई नया स्केल बना दूं, ठीक है, और उस स्केल का नाम रख दो x, ठीक है, और मैं बोलूं कि उसका चालू होता है डायरेक्टली, उसका जो 0 है वो हमारा चालू होता है 50 से,
और जाता है 150, तो कहीं ना कहीं अब वो फॉर्मूला कैसे रिलेट होगा? तो C अपॉन C माइनस 0/100 इज इक्वल टू, अब वो कहां से स्टार्ट होता है? वो उसका नाम x है, तो x लिखेंगे। कहां से स्टार्ट होता है? 50 से, तो x माइनस 50 डिवाइड बाई कितने डिवीजन है मान लो उसके अंदर? 100 डिवीजन है, डिवाइड बाई 100। 120 डिवीजन है, डिवाइड बाई 100 करेंगे, तो ठीक है। और वही बराबर हमारा क्या होगा? वही हमारा होगा कहीं ना कहीं एक्स का कितना डिवीजन बराबर कितना डिग्री सेल्सियस होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे। जरूरी नहीं है कि डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट को चेंज करने के लिए बोले, कोई नया टेम्परेचर दे देगा, उसका नाम एक्स दे देगा। तो कम से कम ये फॉर्मूला दिमाग में रखो कि कैसे होता है, ये जनरेट कैसे हुआ, ये याद रखो। बाकी एट्थ में तो फॉर्मूला रटाया जाता है बेटा, समझ रहे हो ना? तो ये फर्क है और कुछ नहीं। 8 9 10 11 12 देख रहे हो? तो ये है हमारी कहानी। C माइनस 0, F माइनस 32। अब अगर मान लो C की जगह पर कोई और टेम्परेचर ले ले, उसका नाम है 100 और चालू हो रहा है मान लो 120 से, तो 120 उसके अंदर 500 डिवीजन है तो 500 डिवीजन ले लोगे, और वही बराबर इसके होगा, तो टेंशन नहीं लो, ठीक है, याद रखना है। और C को कभी कभी डेल्टा C डिवाइड बाई 5, F माइनस 32 को डेल्टा F बोलते हैं, चेंज इन फ़ारेनहाइट। और K माइनस 273 को कभी कभी डेल्टा K बोलते हैं, ठीक है, चेंज इन केल्विन। तो कभी ऐसे भी क्वेश्चन देगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो याद रखना ये बातें हैं, ठीक है। दूसरी बात, कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जहां पर C और F दोनों बराबर होते हैं? तो ये 40 होता है, 40 डिग्री सेल्सियस जो हमारा टेम्परेचर होता है, वहां पर C और F बराबर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। केल्विन को कैसे डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे? तो बहुत पुरानी सी बात है। डिग्री सेल्सियस को कैसे केल्विन में? 273 से क्या काम करोगे? ऐड कर दोगे, 273 ऐड करोगे तो हमारा केल्विन बन जाएगा। केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो माइनस कर दोगे 273। तो ये तो आप जानते हो, इसमें टेंशन नहीं है ना। अब ये क्वेश्चन करते हैं सीधा सीधा, यहाँ पर बहुत मजेदार है यार आपको, ठीक है, बहुत आसानी से ये चैप्टर आराम से हो जाएगा। और ये बेसिक चैप्टर है। अगर आपको थर्मोमेट्री हो जाएगा तो कहीं ना कहीं फिर थोड़ा मदद करेगा ये केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में मदद करने के लिए। वो हो जाएगा तो आपको थर्मोडायनामिक्स मदद करेगा। तो कहीं ना कहीं सारे के सारे चैप्टर रिलेटेड है, तो 3 चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है, तो तीनों के तीनों एक साथ में रिवीजन कर लो, जस्ट वन बाई वन, ठीक है। उसके बाद पता चला 3 में अब आप आराम से यार 5-6 क्वेश्चन बन जाएंगे। अब इतना आसानी से अगर मिले यार तो और क्या चाहिए बताओ ना, और क्या चाहिए, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ बेटा उतना फॉलो करो। मैं बोल रहा हूँ इधर उधर की कहानी और आसमान में तितलियों को उड़ाओगे और वहां पर देखोगे ग्रेविटी क्या है और वहां पे देखोगे कि टेम्परेचर क्या है, ये सब कुछ नहीं आने वाला एग्जाम में। जो जनरल जनरल चीजें हैं, जनरल जनरल क्वेश्चन है, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे लिया हुआ, उतना कर लो और ज्यादातर उसी में से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एक आध आ गए अगर गलती से यार तो टेंशन मत लो, किसी का नहीं होगा, ठीक है। एक आध आएंगे तो एक आध के पीछे तुम पूरा टाइम बर्बाद करो और बड़ी बड़ी कहानियां देखो, वो वाली बुक, ये वाली बुक, ये मैथ्स के लिए बहुत बड़ा बुक है, ये इनका नाम है, ये इनका नाम है, उनकी कहानी उठा उठा कर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सीधा सीधा रिवीजन करो, जो तुमको आ रहा है वो ओके, जो नहीं आ रहा है उसको लिख लो। और मैं बोल रहा हूँ ज्यादातर वही आएगा। अब चेक करना, अभी 2025 का ये क्वेश्चन देखना कि हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हो जाएगा तो ओके, नहीं हो जाएगा तो इसका नोट्स बनाओ, काम खत्म यार। देखो ना सामने आ गया, द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी ऑफ on Kelvin scale is x Kelvin, ठीक है, x Kelvin, where it is measured by Fahrenheit temperature, it is found to be x degree Fahrenheit, the value of x is, तो C upon 5, ठीक है, आप इज इक्वल टू f माइनस 32 डिवाइड बाई 9 होता है। f की जगह पर x दे रखा है और यहाँ पर क्या है, केल्विन का भी दे रखा है, केल्विन को भी x दे रखा है। इसको सॉल्व कर लो यार, यहाँ पर x की वैल्यू मिल जाएगी, है कि नहीं। तो x की वैल्यू कितना मिल जाएगा बेटा, यहाँ पर मिलेगा 574, सॉल्व कर लो। अरे सीधा सीधा केल्विन को भी x बोला है, ठीक है, केल्विन को भी बोला है x और फ़ारेनहाइट को भी x बोला है, तो केल्विन को भी k बोला है x और k भी x और f भी x, ठीक है। C और f दोनों बराबर हो जाएंगे, तो C और दोनों f बराबर हो जाएंगे, तो कहां पर बराबर है, C और k और f बराबर होंगे, कहां पर होंगे, वो टेम्परेचर निकल जाएगा, है कि नहीं। सिंपल है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन करो बेटा और देखो, आप सॉल्व करो खुद से कि देखो यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इधर देखो ना 2 4 5 7 माइनस 1 46 94, तो ये 4x हो जाएगा, इसको माइनस करो तो x की वैल्यू डिवाइड कर दो, उतना आएगा ऑटोमेटिक, चेक करके देख लो यार, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो तो समझ में आ जाएगा। फिर 2025 का क्वेश्चन है, a centigrade and Fahrenheit temperature are dipped in boiling water, the water temperature is lowered until the Fahrenheit temperature observed 140। तो Fahrenheit को 140 बोल रहा है, बस यही कहानी है। तो बोल रहा है यार C बताओ, C बताओ, C अपॉन 5 इज इक्वल टू f माइनस 32 डिवाइड बाई 9, f दे रखा 140, सॉल्व करो, C बराबर 60 डिग्री आ जाएगा बेटा।
तो आप समझ रहे हो ना, ऑलरेडी मैं सॉल्व किया हूं, तो मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि मतलब ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो आप क्या लगाओगे और कैसे अटेम्प्ट करोगे, क्या फॉर्मूला रहेगा और कैसे आंसर आएगा। अब आपको क्या काम करो, वीडियो देख रहे हो, अब आपको लग रहा है कि ऑलरेडी हाँ सही बात है, ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप फटाफट करते जाओ रफ पेज पे। और अगर आपको लग रहा है कि यार एकदम सिंपल है, हटाओ, जहां पे कुछ सीखने लायक रहेगा वहां पर आप क्वेश्चन लिखो और वो कॉन्सेप्ट लिखो और आंसर लिखो, ठीक है, वहां पूरा पूरा लिख देना बेटा, ठीक है। मैं नहीं लिखने वाला यहाँ पर, क्योंकि मैं लिखूंगा तो अब लॉन्ग वीडियो में इसमें फर्क क्या रह जाएगा, समझ रहे हो ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ -197 डिग्री सेल्सियस इन केल्विन। क्या है यार, मतलब केल्विन को डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, ठीक है, तो 273 ऐड कर दो ना, बस और कुछ नहीं, 273 ऐड कर दो इसमें, जितना आएगा 76 केल्विन आंसर आ जाएगा यार। ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं रहेंगे, देखो तुम्हारे सामने कहानी है। अब बोलोगे सर इसको क्यों पढ़ने जाए, सही बात है भाई, क्योंकि यहाँ पर कुछ खास ट्रिक नहीं है ना, कोई दम है, हमेशा क्वेश्चन आएगा हो जाएगा, इसलिए बोला नोट्स बनाओ। अब यहाँ पे थोड़ा तुमको सीखने को मिलेगा, देखो बेटा क्या बोला बेटा, द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू डिफरेंस ऑफ, अब 25 डिग्री सेल्सियस, तो C अपॉन 5 इज इक्वल टू F-32 डिवाइड बाई 9, इसको डेल्टा C को डिफरेंस बोलते हैं और डेल्टा F को डिफरेंस बोलते हैं फ़ारेनहाइट का। तो डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, ध्यान दो, फ़ारेनहाइट का डिफरेंस पूछा है, तो देखो फ़ारेनहाइट का डिफरेंस मिल गया 45। तो प्लीज अब यहां पर कहीं ना कहीं नोट करने की जरूरत रहेगी, क्योंकि यार डिफरेंस आ जाएगा तो थोड़ा सा, हाँ यार कहीं ऐसा ना हो, मतलब इतना छोटा सा क्वेश्चन आ जाए और ये टर्म नहीं जान रहा था डिफरेंस, तो कहीं ना कहीं फंस जाओ, तो थोड़ा सा इसको याद रखो बस, और क्या। तो लगे तो नोट्स में इसको लिख दो कि डिफरेंस का मतलब क्या होता है, फार्मूला वही लिखो, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। फिर से देखो क्वेश्चन है 2024 में, if the two temperature on Fahrenheit scale differ by 72 degree Fahrenheit, अब देखो differ by 72 Fahrenheit, then difference temperature on the Celsius, अब देख रहे हो, अब यार वही C अपॉन 5 इज इक्वल F-32 डिवाइड बाय 9, F-32 क्या बोलते हैं, डेल्टा F। शुरुआत में मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया था, मैं बोल रहा था, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसका मतलब वहीं पे क्वेश्चन बनने वाले, लेकिन आप ध्यान दो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन कर लोगे ना। तो अब मैं यही बोल रहा हूं कि बेटा एक बार नोट्स कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन का तो बनाना जरूरी होगा कि डिफरेंस, जनरल डिफरेंस का नाम ले ले और जनरली फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस का नाम ले, तो दोनों में फर्क है, ठीक है, इसलिए नोट्स बनाना जरूरी है बेटा, ठीक है। इसलिए मैं बार बार आपको बोलता हूं कि आपको कि जैसा बोल रहा हूं वैसा थोड़ा फॉलो करते रहो। तो वो हो गया हमारा पहला पार्ट, ठीक है, एकदम सिंपल, टेम्परेचर आपका ही हो गया। दूसरा है हमारा थर्मल एक्सपेंशन, जो सबसे बड़ा पार्ट है। थर्मल एक्सपेंशन क्या है, थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, मतलब किसी भी चीज को, दुनिया में किसी भी चीज को अगर गर्म करो ना यार, तो सीधा वो एक्सपेंड करेगी, उसका लेंथ, उसका ब्रेथ, उसका हाइट, वो सब चेंज होगा। अब अगर सिर्फ लेंथ चेंज हो रहा है तो लीनियर एक्सपेंशन, लेंथ ब्रेथ चेंज हो रहा है तो एरियल एक्सपेंशन, लेंथ ब्रेथ हाइट सब वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो उसको बोलेंगे क्या, क्यूबिकल एक्सपेंशन या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। इनमें रिलेशन क्या होता है यार, बीटा, यहां पर देखो डेल्टा अल्फा इज इक्वल टू एल नॉट इंटू अल्फा डेल्टी, डेल्टा ए इज इक्वल टू ए नॉट इंटू बीटा डेल्टी, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी नॉट इंटू गामा डेल्टी, ये फॉर्मूला होता है यार, डेल्टा वी अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू गामा डेल्टी, डेल्टा ए अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू बीटा डेल्टी, डेल्टा एल एल डिवाइड बाय एल नॉट इज इक्वल टू अल्फा डेल्टी। मतलब जो चेंज इन लेंथ होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लेंथ के अंदर बदलाव आएगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एरिया के अंदर बदलाव आएगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम के अंदर बदलाव आएगा। यहाँ पर एक इसका अल्फा आएगा, लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं कोएफिशिएंट, यहाँ पे बीटा आता है उसको क्या बोलते हैं, एरियल एक्सपेंशन बोलते हैं, और यहाँ पे गामा आएगा जिसको वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो बीटा गामा अल्फा में क्या रिलेशन, तो बीटा बराबर 2 अल्फा होता है, इतना याद रखना है, और गामा बराबर 3 अल्फा होता है, बस इतना याद रखना है। तो इसका मतलब अल्फा बीटा गामा का जो रिलेशन होता है वो रेशियो होता है 1:2:3, अल्फा 1 है तो बीटा 2 है, तो गामा कितना है 3 है, तो 1 2 3, बहुत आसानी से याद रख सकते हो, इतना ही है। और बेटा ऑलरेडी इसको बहुत अच्छे से प्रूव आप कियोगे, ठीक है। आप यहाँ पर मैंने सामने और भी मैं अपने तरीके से बताने की कोशिश किया कि लीनियर है, एरियल है, वॉल्यूमेट्रिक है, 1D 2D 3D। अब वही डेल्टा एल डिवाइड बाय एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जितना लेंथ में बदलाव करोगे यार, लीनियर इसको बोलते हैं स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, तो टेम्परेचर जैसे बढ़ाओगे लेंथ के अंदर बदलाव आएगा, तो डेल्टा एल डिवाइड बाय एल इज इक्वल टू एल इंटू डेल्टा, यहाँ पे कोएफिशिएंट आएगा, जब प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कोई कोएफिशिएंट आएगा जिसको लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट ओरिजिनल इंटू अल्फा डेल्टी। अब यहाँ पर यार
डेल्टा मतलब होता क्या, चेंज, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू एल नॉट इंटू अल्फा डेल्टी। वैसे ये भी हो जाएगा यार कि फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू इनिशियल इंटू बीटा डेल्टी। ठीक है, कुछ नहीं, ऐसे कहानी यहां पर भी हो जाएगा, ऐसे यहां पर कहानी बन जाएगी। तो फाइनल बराबर क्या हो जाएगा, एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टी। वैसे इसका क्या हो जाएगा, ए फाइनल क्या हो जाएगा, ए नॉट वन प्लस बीटा डेल्टी। इसका क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू वी नॉट वन प्लस गामा डेल्टी। तो ऐसे इसका भी फॉर्मूला बन जाएगा, अगर चाहो तो याद रख सकते हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, आपको मालूम ही होगा, कहानी आगे बढ़ाओ सीधा सीधा। ठीक है, टाइम पास करने की कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन है बेटा, इसको करते हैं। अब देखो, दिख रहा है ना, ओके। अब ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो, कह रहा थर्मोमीटर बल्ब हैज वॉल्यूम 10⁻⁶ मीटर क्यूब। ठीक है, पहले थोड़ा स्लो जाऊंगा, बाद में स्पीड बढ़ा दूंगा बेटा, रिवीजन है। तो 10⁻⁶ मीटर क्यूब। क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है हमारा, ये 0.002 सेंटीमीटर। स्क्वायर दे रखा है, चेंज करेंगे तो 10 सेंटीमीटर को चेंज करते हैं मीटर में, तो 10⁻⁴ हो जाता है। तो एरिया आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। ठीक है, fill mercury at 0 डिग्री सेल्सियस। if the temperature as 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर का जो डिफरेंस आया वो 100 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंस टेम्परेचर है तो कहे इसमें केल्विन चेंज करने की जरूरत नहीं रहेगी। यहाँ पे चाहे डिग्री रखो चाहे केल्विन रखो, बोथ आर सेम, डोंट वरी। ठीक है, टेंशन मत लेना इसका। ओके, देन कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन दे रखा है, ये दे रखा है। देन द लेंथ ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इज, तो लेंथ आपसे पूछ रहा है, मस्त क्वेश्चन है। अब देखो, गामा दे रखा है, डेल्टा दे रखा है, एरिया दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। अब आप सोचो कि कैसे करो यार इसको। तो डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू गामा डेल्टी। तो यहाँ पर डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा, गामा दे रखा है और डेल्टी दे रखा है, डेल्टा वी मिल जाएगा। डेल्टा वी होता है बेटा एरिया इंटू लेंथ। देख रहे हो, बहुत मस्त क्वेश्चन है। डेल्टा वी हमारा होता है एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना, तो डेल्टा वी होता है हमारा एरिया इंटू लेंथ, है ना, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर डेल्टा वी तो मिल ही गया है, एरिया आपको ऑलरेडी मालूम है, लेंथ आपको मिल जाएगा। जब लेंथ मिल जाएगा तो और क्या, लेंथ ही तो निकालना था यार, खत्म, और कुछ करना ही नहीं था। तो सबका तो इस्तेमाल हो गया है कि नहीं, तो सबका इस्तेमाल हो गया ना, सारा चीज हो गया। समझ में आया बेटा, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ मेटल स्फीयर इंक्रीज्ड बाय 0.33%। अच्छा ठीक है, वॉल्यूम को 0.33 इंक्रीज कर दिया गया। तो यार सीधा डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू गामा डेल्टी। अब ये आपको मालूम है, चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल, इसी को तो परसेंट बोलते हैं। तो इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये परसेंटेज बन जाएगा। तो इधर 100 इधर 100 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो ऑलरेडी दे रखा है 0.33, ये तो ऑलरेडी दे रखा है ना 0.33, देखो ना। तो ये है हमारा 0.33%, है ना। तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर 0.33% है। यहाँ पर भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। जैसे मान लो यहाँ पर अगर चाहो तो यार सीधा सीधा ये नोटिंग करने की जरूरत ही नहीं है। डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100, तो दोनों तो 100 क्या करने की जरूरत था यार। देखो वहां पर अलग अलग मूड की बात है। मान लो एग्जाम्पल के लिए, रुको बेटा, दिख रहा है ना, एक मिनट। हाँ, अब देखो क्या इसमें करने की जरूरत है, डेल्टा वी अपॉन वी ये ऑलरेडी रखा है 0.33% दे रखा है ना, तो आप 100 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 0. तो सीधा सीधा बोल दो 33 इंटू 10⁻⁴। देखो ना, 33 इंटू 10⁻, यहाँ पर 2 है और ऊपर जाएगा डिवाइड बाय 100 तो 10⁻⁴ लिखा हुआ है। सीधा सीधा बोलो ना यार, 33 इंटू 10⁻⁴ बोल दो, ऊपर में आएगा, काम खत्म ना। क्या के लिए नौटंकी करें, क्या के लिए यहाँ पे 100% बनाए, ये वो करें, है कि नहीं। इज इक्वल टू गामा डेल्टी, गामा डेल्टा टी मालूम है कितना है बेटा, 50 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी हमारा 50 डिग्री सेल्सियस है, तो गामा मिल जाएगा। अब गामा मिल जाएगा तो लीनियर एक्सपेंशन बोला है, तो आपको गामा जब मिल गया तो गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा होता है। तो गामा मालूम है तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, गामा डिवाइड बाय 3। गामा आपको मालूम है, डिवाइड बाय 3 कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये ज्यादा अच्छा यार, काहे नहीं नोटंकी इतना करने का, है कि ये सब 100 से डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये सीधा चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल ही हमारा परसेंटेज होता है। बस उसको 100 से डिवाइड कर दो तो हमारा फ्रैक्शन मिल जाएगा। ये फ्रैक्शन है, 100 से डिवाइड करो तो फ्रैक्शन मिलेगा। और सेम चीज पुट करोगे तो यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई, इधर 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये रूल है, ठीक है। तो ये बात याद रखना।
तो बहुत सारे तरीके हैं। तो कहीं ना कहीं रिवीजन में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारे शॉर्टकट, क्योंकि मैं अब यहाँ पर लास्ट टारगेट कर रहा हूँ ना यार, अब इसके बाद कुछ नहीं होने वाला है, तो इसलिए यहाँ पर जो बताऊंगा वो लास्ट रहेगा, मतलब यहाँ पर अब इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा, तो इसलिए जो रहेगा यहाँ पे फाइनल रहेगा। जितना कोशिश रहेगा कि यहाँ पर शॉर्ट रहे, 1 मिनट के अंदर हो जाए, ठीक है, बहुत ज्यादा काबिल बनाने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर है हमारा 2025 का क्वेश्चन, टू रॉड्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल हैव लेंथ L1 and L2, whose coefficient of linear expansion whose coefficient of linear expansion are alpha 1 alpha 2 respectively if the difference between two lengths is independent of temperature। दोनों लेंथ के बीच में टेम्परेचर का कोई डिपेंडेंसी नहीं है यार, टेम्परेचर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब डेल्टा टी क्या है, सीधा सीधा यार कांस्टेंट है। डिफरेंस यहाँ पर देखो, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट एल्फा इंटू डेल टी, ये पहला रहेगा और ये पहला पहला हो जाएगा, दूसरा रहेगा तो दूसरा दूसरा हो जाएगा फॉर्मूला। कह रहा है टेम्परेचर पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मतलब चेंज इन लेंथ सीधा सीधा जीरो है। बात समझ रहे हो ना, टेम्परेचर पे कोई चीज फर्क ना पड़े, तो टेम्परेचर जब बदलेगा ही नहीं तो उसका मतलब लेंथ का जो बदलाव वो जीरो होने वाला है, तो सीधा यार जो डेल्टा L1 रहेगा वही डेल्टा L2 रहेगा। देखो ना, डेल्टा L2 बराबर L1, टेम्परेचर कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, तो L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1। और क्या इसमें कुछ क्वेश्चन में बोला ना, क्वेश्चन में दम नहीं रहेगा बेटा, जहां पे दम रहेगा वहां पे लिखते रहना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। सेम क्वेश्चन को 2024 में आया हुआ है, अब रॉड का नाम NaLb दे दिया और जो कोएफिशिएंट है उसका L अल्फा A अल्फा B दे दिया और L1 अपॉन L2 पूछ लिया। सेम क्वेश्चन देख लो आपके सामने, 2000 क्या है 24 में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ मेटल रॉड हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन 2 into 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस पर केल्विन है, दोनों हो सकता है, ठीक है। ओके, इज 0.75 मीटर, तो लेंथ जो हमारा ओरिजिनल है वो 0.75 मीटर है, ठीक है। इफ द टेम्परेचर राइजेस टू 65 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रॉड विल बी, तो टेम्परेचर को 65 कर दिया गया, पहले था 45, बाद में 65 कर दिया गया। टेम्परेचर में अंदर बदलाव कितना है बेटा, 20 का है ना, टेम्परेचर के अंदर बदलाव कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कह रहा है अब बताओ द इंक्रीज इन लेंथ, तो लेंथ के अंदर चेंज इन डेल्टा, सीधा सीधा डेल्टा एल बनाओ, डेल्टा एल बताओ, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट इंटू एल्फा डेल्टा, यही तो पढ़े हो यार सीधा सीधा, एल्फा दे रखा है, डेल्टा टी दे रखा है और एल नॉट ओरिजिनल लेंथ दे रखा है, यहाँ पे डेल्टा एल मिल जाएगा। क्या इसमें करना है बताओ, मैच हो जाएगा। यहाँ पर जो आएगा वो हमारा किस में आएगा, वो एमएम में आएगा बेटा, एमएम में अगर आप लियोगे तब तो एमएम में आएगा, तो ये जो आपने लिया हुआ है वो मीटर में लिया है, तो ये जाहिर सी बात है ये मीटर में आएगा। अगर एमएम में चाहिए तो 1 मीटर में कितना एमएम होता है बेटा, 1 मीटर में 1000 एमएम होता है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो ना, तो सिंपल है यार, टेंशन नहीं, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है बेटा, ये रेल वाला बहुत ज्यादा आता है, तो अक्सर इंसान डरता है रेल, हाँ ऐसा क्वेश्चन आया था और बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा, टेंशन मत लो, सबको करने का एक ही तरीका है और बहुत सिंपल होते हैं। Rails of material steel are laid with gaps to allow for thermal expansion. Each track is 10 meter long. When laid at temperature 17 degrees Celsius, maximum temperature can be 45. टेम्परेचर का डिफरेंस समझ रहे हो, ध्यान दो, टेम्परेचर 1 टेम्परेचर 2 इनके बीच में डिफरेंस आ जाएगा 28 का, यहाँ पर आ गया 28 डिग्री सेल्सियस। ओके रुको, उसके बाद पढ़ते रहो बस खाली, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया, द गैप ऑफ केप्ट बिटवीन टू सेगमेंट ऑफ रेलवे ट्रैक इज, तो गैप कितना रखा जाए, और अल्फा स्टील दे रखा है, लीनियर एक्सपेंशन दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है। अब ये सीधा सीधा ओरिजिनल लेंथ हमारा सीधा 2 पटरियां होती हैं उनके बीच में गैप रखा जाता है, तो कितना, और गैप हमारा ऑलरेडी 10 मीटर का है, तो कह रहा है इनके बीच में बदलाव कितना आएगा, कितना लेंथ का बदलाव आएगा यार, फॉर्मूला वही डेल्टा एल इज इक्वल टू एल इंटू अल्फा डेल्टा, एल दे रखा है 10 मीटर का यार, देखो 10 मीटर का गैप है ना, और इंटू अल्फा दे रखा है डेल्टा टी 28 है, मिल जाएगा, काम खत्म। बात समझ रहे हो ना, इतना इजी होता है, तुम सोच लो क्वेश्चन कैसे भी रहेंगे। अच्छा ऐसे भी सोचोगे सर डेल्टा एल पूछा है, हाँ वो बोल रहा है कितना गैप रखा जाए, कितना डिफरेंस रखा जाए। अच्छा तो सोचोगे सर ये एल ओरिजिनल है, हाँ 10 मीटर क्या हो सकता है यार, ओरिजिनल लेंथ किसी चीज का हो सकता है ना, खुद ही सोचो, थोड़ा सा तो कॉमन सेंस लगे यार, क्योंकि फिजिक्स ये कोई प्रैक्टिकल बेसिस पे होता है, ये कोई एजम्पशन बेसिस पे नहीं होता है, कोई कहानी वहानी से नहीं चीजें यहाँ पर होती है फिजिक्स के अंदर।
कहानियां नहीं चलती बेटा, ठीक है। ये कहानी बताएंगे ऐसे जबरदस्ती का इधर उधर, तो कहानियां नहीं चलती है फिजिक्स के अंदर। टू रॉड्स आर रॉड्स, वन कॉपर एंड अदर फेरम, ठीक है, एक कॉपर है दूसरा फेरम है, have initial length L1 and L2 respectively are connected together to form a single rod length L1 plus L2, ठीक है। लेंथ कितना बना रहे हैं, L1 plus L2। The coefficient of linear expansion of copper and ferrum are alpha C alpha I if the length of each rod increases by same amount, दोनों का जो इंक्रीज हो रहा है वो सेम हो रहा है, then temperature rise T degree Celsius, then the ratio of L1 minus L2 divided by L1 plus L2। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, 2024 में आया हुआ है और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार बार आया हुआ है और बहुत कंपटीशन में इसको देखा है मैंने, इसकी शक्ल पहचान लो। कह रहा है दोनों कॉपर और जो हमारा आयन है दोनों के बीच में बदलाव है वो डिफरेंस सेम आ रहा है, ये पहले बोल रहा है। कॉपर और आयन का डिफरेंस सेम आ रहा है। कॉपर का फॉर्मूला क्या होता है, एलसी इंटू एल्फा डेल्टी, ये क्या होता है एल आई इंटू एल्फा डेल्टी, एलसी अपॉन एल आई मिल जाएगा, क्या हो जाएगा एल्फा आई डिवाइड बाई एल सी, है ना, अरे एल सी डिवाइड बाई एल आई, यहाँ पर देखो ना एल आई हो जाएगा हमारा एल्फा आई डिवाइड बाई एल सी, उल्टा हो जाएगा ना, आपस में रिलेशन उल्टा है, ठीक है। हेरा फेरी करना है बस और कुछ नहीं है, ठीक है। हेरा फेरी कैसे करेंगे आप देखो, अब मैं क्या काम करूंगा, इधर -1 और इधर -1 करूंगा -1 करूंगा तो ये इक्वेशन बन जाएगा एल्फा आई माइनस एल्फा सी डिवाइड बाई एल्फा सी, ठीक है। और एक बार क्या काम करूंगा, एक तरफ प्लस करूंगा, बहुत अच्छा जुगाड़ है ये, एक तरफ प्लस करूंगा तो एल्फा आई प्लस एल्फा सी डिवाइड बाई एल्फा सी मिल जाएगा। अब दोनों को डिवाइड कर दो, ये इसको और इसको डिवाइड करो, एल्फा टू कट एल टू कट जाएगा, एल्फा सी कट जाएगा, L1 माइनस L2 डिवाइड बाई L1 प्लस L2, एल्फा आई माइनस एल्फा सी डिवाइड बाई एल्फा आई प्लस एल्फा सी, जैसे ये चलता वैसे ये चलेगा, सेम तरीके से आप चाहो तो अब आप रट लो। देखो मैं बोल रहा हूं, मैं रटने को सपोर्ट नहीं करता, मैं शॉर्ट ट्रिक को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन कब करता हूं, जब चीजें समझ में आ जाए। जब चीजें समझ में आ जाए तो आप इसको याद रखो, ये ऑलरेडी याद रखो, इसी के अंदर प्लस किया गया माइनस किया गया, ठीक है, वो याद रखो, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, तुमको कोई मुझे ऑब्जेक्शन नहीं यार, मुझे कोई टेंशन नहीं है, बस मैं सोचता हूं कि आपको समझना जरूरी है बस, और कोई टेंशन नहीं। आप अगर याद रखते हो तो आपका टाइम बच जाएगा ना यार, जरूर हर चीज तो नहीं याद कर पाओगे, तो मैक्सिमम मतलब कहीं 30% भी याद रखिए, कोई 30% का टाइम तो पूरा बच जाएगा, और उसके बाद फिर अपना 1 मिनट के जगह पर 2 मिनट भी लगा दोगे तब भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से देखो सेम क्वेश्चन है बेटा, 2024 में आया हुआ, टू रॉड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड स्टील, एल्यूमिनियम स्टील दे रखा है, और आपसे पूछा क्या है द रेशियो ऑफ L1 अपॉन L1 प्लस L2, देख लो L1 अपॉन L1 प्लस L2, तो आपने पढ़ा ही यार, 1:2 रहेगा तो 2:1 रहेगा, मतलब स्टील, देखो ना ये स्टील और एल्यूमिनियम रहेगा तो एल्यूमिनियम और स्टील रहेगा, और यहाँ पे +1 यहाँ पे +1 कर दिया, आंसर आ गया, और क्या, ठीक है। रेशियो अगर बोल रहा, वहां पर तो रेशियो पूछा था, दो का अलग अलग करवा देते, एक बार माइनस करवाया, दोनों का रेशियो पूछ लिया। तो क्वेश्चन देख रहे, एक बार बताओ आप बेटा, आप यहां तक सीखने को क्या मिला, ये मैं यही बोल रहा हूँ, रिवीजन करो, लास्ट चल रहा है बेटा सब कुछ, यहाँ पर सीखने को क्या मिला, सीखने को यही मिला है कि एक्सपेंशन का एक ही क्वेश्चन आता है, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा प्लस अल्फा इंटू डेल्टी, सीधा सीधा डेल्टा एल इज इक्वल टू एल इंटू अल्फा डेल्टी, यही क्वेश्चन आता है। इसका रेशियो आया, रेशियो के बाद फिर पहले तो सीधा सीधा रेशियो आया, 2-3 क्वेश्चन उसमें गुजर गए, उसके बाद प्लस में माइनस करके आने लगा, अब देख रहे हो सिर्फ एक बार प्लस करके आ गया, मतलब यार ये तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन को आपको समझ में आना चाहिए कि यार ऐसा क्वेश्चन आने के चांस है, ये कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट रट लो, समझ लो, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, ये लिख लो। अगर आपको लग रहा है कि आप आ रहा है नॉर्मल बात है, छटाओ, लेकिन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट जरूर है बेटा, इसको ध्यान देना, हाँ बिल्कुल ध्यान देना, हल्के में नहीं लेना। नेक्स्ट है हमारा फिर से रेलवे वाला आ गया यार, है ना, यहाँ पे रेलवे आ गया। अब क्वेश्चन क्या है 2024 का, ये भी आया हुआ, रेलवे ट्रैक इज मेड ऑफ स्टील सेगमेंट सेपरेट बाय स्मॉल गैप, देखो अब यहाँ पे 10 मीटर लॉन्ग, तो डेल्टा, फिर एल आ गया हमारा 10 मीटर, तो एल दे रखा है 10 मीटर, ठीक है, ओके, और टेम्परेचर फिर से वैसे ही दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है 1745, तो मतलब यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस निकालेंगे। उसके बाद फिर क्या दे रखा है, द लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज इन लेंथ ट्रैक इज x इंटू 10⁻⁵ मीटर, तो इंक्रीज इन लेंथ, तो जो ये आपको डेल्टा एल निकालोगे जो आएगा वो दे रखा है x इंटू 10⁻⁵, मस्त है ना, मतलब ये आप सॉल्व करोगे डेल्टा एल आएगा। अब डेल्टा एल आएगा तो वो बोल रहा है कि जो भी डेल्टा एल आएगा, अब आपको वो जो डेल्टा एल है ऑलरेडी x इंटू 10⁻⁵ है,
तो जो आपका आएगा वो रख दोगे x इंटू 10⁻5, ये कट जाएगा और आपको x इज इक्वल टू 336 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस और भी देखने को मिले, कोई आज एक पहला क्वेश्चन नहीं है बेटा, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है, जहां पे x की वैल्यू पूछ लेता है। उसका तीसरा पार्ट है हमारा हीट एंड ट्रांसफर, ठीक है, हीट ट्रांसफर। अब हीट ट्रांसफर है तो आप जानते हो यार कि तीन तरीके से हीट होता है। एक होता है टच करो फिजिकली, इसको कंडक्शन बोलते हैं। दूसरा क्या है, कोई मीडियम के जरिए जो हीट होता है उसको कन्वेक्शन बोलते हैं, है ना। उसके बाद तीसरा होता है हमारा हीट की वजह से, मतलब क्या है, रेडिएशन, मतलब लाइट की वजह से या कोई चीज गर्म कर रहे हो उसमें कंडक्शन ही ज्यादातर काम आता है बेटा। कंडक्शन क्या है, Q अपॉन टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। Q अपॉन टी मतलब यार हीट डिवाइड बाय टाइम, रेट ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट। यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट है, याद रखना, डेल्टा टी अपॉन एल। तो Q अपॉन टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A इंटू डेल्टा टी अपॉन एल। तो Q अपॉन टी, यहाँ पर कॉमन सेंस है, टी इज इक्वल टू के ए इंटू डेल्टा टी अपॉन एल। के क्या है हमारा, थर्मल कंडक्टिविटी। कभी कभी इसकी यूनिट आ जाती है बेटा, वॉट पर मीटर केल्विन होता है, ठीक है, यूनिट इसका। और कभी डायमेंशन भी पूछ सकता है, तो वॉट की डायमेंशन क्या होता है आप देख लेना। पावर, पावर का डायमेंशन क्या होता है, पावर होता है वर्क डिवाइड बाय टाइम। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो याद रखना, वैसे निकाल सकते हो। ओके, उसके बाद याद रखना Q इज इक्वल टू के ए इंटू डेल्टी डिवाइड बाई एल। अब यहाँ पे क्या काम कर सकते हो, डेल्टी बचाओ और बाकी एल अपॉन के ए लिख सकते हो नीचे। एल अपॉन के ए को हम लोग हीट रेजिस्टेंस बोलते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस बोलते हैं बेटा, याद रखना। तो थर्मल रेजिस्टेंस का नाम आएगा तो याद रखना एल अपॉन के ए होता है, ठीक है, इसको थर्मल रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है, थर्मल रेजिस्टेंस। तो थर्मल रेजिस्टेंस हमारा जो होता है वो Q इज इक्वल टू डेल्टा टी डिवाइड बाई आर। तो R बराबर हो जाएगा क्या, डेल्टा टी डिवाइड बाई Q। तो थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डेल्टा टी डिवाइड बाई Q बोलो या L डिवाइड बाई के बोलो, ये दोनों होता है, ठीक है, याद रखना इस बात को। अगर वो मालूम है तो टेंशन नहीं होने वाला, ठीक है। अब मान लो तीन कंडक्टर, तीन रॉड है और तीनों की तीनों कहां पर है बेटा, ये सीरीज में जुड़े हुए, ठीक है, एक दो तीन, तीनों सीरीज में जुड़े होंगे तो हमेशा जो रेजिस्टेंस होगा वो हमेशा टोटल सम के बराबर होगा। मतलब L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2 प्लस L3 अपॉन K3 ऐसे बराबर होगा। और जो हीट होगा ना, वो जो हीट होगा वो सबका हीट बराबर होने वाला है। लेकिन यहां पर क्या होगा, अगर कोई चीज पैरेलल में हो, तो पैरेलल में हो तो सबसे पहली बात तो एरिया अलग अलग हो जाएगा लेकिन लेंथ सेम हो जाएगा। अच्छा, यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको बेटा ज्यादातर चांस क्या है, यहां पर क्या होगा, एरिया तो सेम होने वाला है, लेंथ डिफरेंट अलग अलग हो सकता है। तो सीरीज में लेंथ डिफरेंट होएगा और एरिया बराबर रहेगा। यहां पर एरिया बराबर रहेगा, लेंथ अलग अलग हो सकता है, ठीक है, ये याद रखना। यहां पर फॉर्मूला ऐसे होगा, तो पैरेलल देखो सीरीज में फॉर्मूला क्या होगा, सीरीज में होगा रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब ये ऐसे चलेगा जैसे हमारा सीरीज कौन सा चलता है, हीट अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला, करंट इलेक्ट्रिसिटी। रेजिस्टेंस जैसे सीरीज का होता है, सीरीज में R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल में 1 upon R इज इक्वल टू 1 upon R1 प्लस 1 upon R2 प्लस 1 upon R3। तो ये देखो, ये वाला जो यहां पर जो रेजिस्टेंस है, थर्मल रेजिस्टेंस, वो सीधा सीधा करंट इलेक्ट्रिसिटी के तरह चलता है। लेकिन ऑसिलेशन में जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ध्यान दो, ऑसिलेशन में जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो कैपेसिटर की तरह चलता है। सीरीज में 1 upon K इज इक्वल टू 1 upon K1 प्लस 1 upon K2 जैसे कैपेसिटर होता है 1 upon C इज इक्वल टू 1 upon C1 प्लस 1 upon C2, ठीक है। और पैरेलल में होता है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, वैसे K इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3। तो याद रखना स्प्रिंग कांस्टेंट कैपेसिटर का भाई है और थर्मल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का भाई है, ठीक है, इतना याद रखो। तो कभी भूलोगे चार जगह रेजिस्टेंस सीरीज हो जाएगा तो कहीं ना कहीं एक आध जगह तो फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है, तो याद रखो। और क्या, तो यहां पर एक चीज है यार, यहां पर एक बहुत ज्यादा काम आता है, ये जो बीच का टेम्परेचर होता है ना बेटा। अब यार प्रोफाइल क्या होता है, मान लो कोई चीज है, आपने क्या किया, कोई चीज है आप गर्म कर दिए, तो गर्म करोगे तो पहले होगा क्या यार, तो जो एंड होगा पहले एंड पर ज्यादा गर्म रहेगा, बाद में धीरे धीरे करके क्या होगा, उसकी गर्मी कम होती जाएगी। तो पहला वाला टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, बाद में क्या होता है, बीच में टेम्परेचर वो कम रहेगा, और एकदम लास्ट वाला तो एकदम कम टेम्परेचर होता है। तो ज्यादातर क्वेश्चन यही आता है कि ये जो बीच वाला टेम्परेचर है ना, इंटरफेरेंस टेम्परेचर, इन दोनों के बीच का जो टेम्परेचर उसको बताओ। और ज्यादातर क्वेश्चन मैंने इसका देखा हुआ है, फॉर्मूला क्या होता है, K1 L1 K1 L2 K1 T1 L2 प्लस K2 T2 L1
डिवाइड बाई K1 प्लस K2। ये फॉर्मूला होता है बेटा, अगर ये याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। K1 T1 L2 फिर K2 T2 L1, ठीक है, डिवाइड बाई K1 प्लस K2। ये याद रखोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बीच का जो टेम्परेचर होता है उस पर क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में वही चीज मैंने आपको बताया कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर R इज इक्वल 1 प्लस R2 प्लस R3। अब R होता क्या है, L अपॉन K1, L अपॉन K2, L3 अपॉन K3। ठीक है, अब हर जगह एरिया बराबर माना जाता है सीरीज में। सीरीज में एरिया हर जगह बराबर माना जाता है, लेंथ अलग अलग हो सकता है, तो इसलिए एरिया एरिया हर जगह कट कर देंगे। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में एरिया आपका अलग अलग हो सकता है, लेंथ बराबर रहेगा। बात समझ में आया ना, लेंथ बराबर रहेगा, एरिया अलग अलग हो सकता है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वही R की जगह पर L1 अपॉन K1। अब आप क्वेश्चन देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। पैरेलल में क्या हो जाएगा, वही सेम 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, R की जगह पर L1 अपॉन K1। ठीक है, तो L1 अपॉन K1 A1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल है, तो पैरेलल के अंदर एक चीज है, लेंथ बराबर हो गया, तो हर जगह लेंथ अगर बराबर हो जाए तो सिर्फ आपको क्या मिलेगा, Q अपॉन T। तो रजिस्टेंस मतलब क्या, Q अपॉन T ही तो होता है यार। तो Q अपॉन T इज इक्वल K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3, ऐसा भी फॉर्मूला बन सकता है, लेकिन मैंने इस पर ज्यादा क्वेश्चन देखा नहीं है। ठीक है, कि इस पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिखे तो सीधा सीधा जो क्वेश्चन आया हुआ उस पर करते हैं यार, है ना, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ पे सामने क्वेश्चन है 2024 का है, वही से समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब आप देखो, मैं बोल रहा हूँ ना, कितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ लो ना, मैं इस पर बिलीव नहीं करता यार। जब उसको अप्लाई करो सारे क्वेश्चंस में, हाँ, एटलीस्ट 2-3 साल की क्वेश्चन पेपर उठाओ, और ज्यादातर क्वेश्चन हो जाए एक आध को छोड़कर। कभी कभी कुछ एक आध चैप्टर में एक्सेप्शनल आ जाते हैं जो थोड़े से लेवल अलग होता है, वो नहीं हो रहा है, छोड़ दो यार, उसका टेंशन मत लो। 90% से ज्यादा अगर आपके क्वेश्चन हो जा रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट से समझ लो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, और आपका सिलेबस भी क्लियर है। ठीक है, कभी 100% कभी नहीं हो पाएगा यार, है कि नहीं, सीधा सच्चाई बता रहा हूँ, अंदर की बात बता रहा हूँ तुमको। ऐसा कभी नहीं रहेगा ना कि 100% हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा यार। कुछ ना कुछ कहीं पे डिफिकल्टी सबको होती है, कुछ ना कुछ चैप्टर्स में होती है, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट में होता है। ठीक है, सबको होता है, उसका टेंशन मत लो। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, a cylindrical rod is having temperature Q theta1 theta2 at its ends, the ratio of heat flow Q joule second, all the linear dimension of the rod are double, linear dimension को डबल कर दिया जाए, टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, कीपिंग टेम्परेचर को कांस्टेंट, द न्यू रेट ऑफ हीट क्या होगा। यहाँ पर देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, डेल्टा टी बराबर क्या होता है बेटा, Q2 माइनस Q1, थीटा2 माइनस थीटा1, मालूम है ना। यहाँ पर थीटा1 थीटा2 दे रखा है, Q1 बराबर Q है, लीनियर डायमेंशन इज डबल। अच्छा, लीनियर डायमेंशन का मतलब क्या होता है, पहले बेटा ये बता दूं। कह रहा है टेम्परेचर को तो सेम रख रहे हो, टेम्परेचर सेम रखो, Q बराबर होता है Ka डेल्टा टी डिवाइड बाई L। टेम्परेचर सेम रख रहे हो आप, K का कोई लेना देना नहीं है, कांस्टेंट ही होता है किसी चीज का। तो एरिया बराबर होता क्या है बेटा, यहाँ पे सिलिंड्रिकल रॉड है, तो एरिया बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर ये हमारा ये भी क्या है हमारा, आर क्या है हमारा, लीनियर डायमेंशन है, और एल भी हमारा लीनियर डायमेंशन है। तो इसको डबल करो और इसको भी डबल करो, ये डबल करोगे तो 4 होगा, और ये डबल करो 2 होगा, 4 डिवाइड बाई 2 2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये एक बात समझ में आया। इसका मतलब ये हुआ कि सीधा सीधा यार Q जो होगा वो डबल हो जाएगा। अब क्यों जाओगे ये सब करने, पूरा यहाँ पर रखो Q1, यहाँ पर डबल करो, डबल करने के बाद इसको बोलते हैं Q, ये क्यों नौटंकी करोगे। तो वहां पर मैंने समझाने के लिए बताया दोनों तरीका, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, सीधा सीधा जिस चीज को डबल कर रहे हैं उसको डबल करो, आंसर आ जाएगा बेटा। तो अब बताओ, टाइम बचा ना, तो टाइम इसलिए यहाँ पर टाइम बचेगा क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट करना है फाइनल वही मैं बताऊंगा। ठीक है, और वहां पर मैंने क्या बताया, सारी पॉसिबिलिटी सारे ऑप्शन बताए, क्योंकि यार वहां पर मैंने हर चीज बताना था ना। उसके बाद अभी देखो सेम क्वेश्चन 2022-24 में आया हुआ है, फिर से रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू सिलेंडर रॉड इज H1। देखो अब इसका नाम H1 दे रखा, अपने को क्या जा रहा है, the temperature of the end of the rod is T1 and T2, then temperature of then if all the dimensions of the rods are double, then temperature difference remains same, ratio of flow of heat become H2, then तो H2 हो गया। तो यार सीधा सीधा जब डबल सबको कर दोगे तो ये आ जाएगा हमारा 2, और यह हो जाएगा H, तो H2 इज इक्वल टू 2H1, तो H2 डिवाइड बाई H1 जो हमारा मिलेगा वो कितना मिलेगा बेटा, 2 हो जाएगा। तो कोई ऑप्शन रहेगा तो ऐसा चेक कर लेंगे, H2 अपॉन H1 बराबर 2। ठीक है, तो ये सब कहानी है यहाँ पर।
ऐसे लीनियर डायमेंशन देखो ना, थोड़ा सा याद रखना पॉइंट को कि लीनियर डायमेंशन मतलब होता क्या है, यहाँ पर रेडियस और हमारा क्या बोलते हैं लेंथ, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप फंसो नहीं, याद रखना, बातों को समझो यार। जहां पे आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पर हो सकता है प्रॉब्लम, उसको आप क्या काम करना, अभी से प्रिपेयर कर लेना बेटा ना। मैं बार बार यही तो बता रहा हूँ यार। अभी देखो शायद आपको यहाँ पे जरूरत पड़े दिमाग में रखने की, 2024 का ही क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। टू रॉड्स ऑफ सेम लेंथ मटेरियल एंड मटेरियल ट्रांसफर इज गिवन amount of heat in 12 seconds when they are joined end to end, but when they are joined long lengthwise parallel to each other, they transfer same amount of heat in same condition in time. तो कह रहा दो रॉड है, ठीक है, वो पहले सीरीज में जुड़े हुए हैं, बाद में उनको एक के ऊपर एक रख के जोड़ दिया गया, तो पहले में जो टाइम था वो 12 सेकंड था, तो दूसरे में टाइम कितना होगा, इतना सीधा पूछ रहा है, ठीक है। और ज्यादा घुमाओ मार कर कुछ है वो नहीं। अब यहाँ पर सीधा सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2, तो टोटल 2R इज इक्वल टू R सीरीज में तो फॉर्मूला क्या होता है, Q डिवाइड बाई T, तो यहाँ पर डेल्टा T डिवाइड बाई R है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q अपॉन T इज इक्वल टू यहाँ पर होता ना फॉर्मूला यार, अभी जस्ट हमने पढ़ा बेटा, यही तो पढ़ा यार, Q अपॉन T इज इक्वल टू क्या पढ़ा, KA इंटू डेल्टा T डिवाइड बाई L, यही तो पढ़ा यार। अब L डिवाइड बाई KA, तो यहाँ पर Q अपॉन T इंटू डेल्टा T इज इक्वल टू, यही तो R था यार, है नहीं, यही तो R था हमारा, कोई डाउट है क्या। तो यहाँ पर Q अपॉन T इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर 1 अपॉन R था ना, देखो ना, L अपॉन KA, तो मतलब क्या था, इसका नाम R था, ठीक है, यही तो अपना लिखा हुआ है और क्या। तो Q अपॉन T मतलब टाइम इज इक्वल टू डेल्टा T डिवाइड बाई R। अब यहाँ पे डेल्टा T डिवाइड बाई R कितना है हमारा, 2R है, रख दिया, यहाँ पर T1 मिला, Q सीरीज मिल गया। उसके बाद फिर Q पैरेलल की बात करो, यहाँ पर पैरेलल हो जाएगा R अपॉन 2, आधा हो जाता है पैरेलल में, ठीक है। पैरेलल में क्या, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, QP डिवाइड बाई T2 इज इक्वल टू डेल्टा T डिवाइड बाई RP। यहाँ पर पैरेलल का फॉर्मूला रख दो बेटा, पैरेलल हो जाएगा हमारा R/2। अब कह रहा है कि दोनों के दोनों बराबर है, दोनों के दोनों बराबर कर लो यार, कुछ करना ही नहीं है, कह रहा है दोनों बराबर, दोनों के बराबर हीट इज सेम, दोनों के बराबर हीट कर लो, सीरीज वाला पैरेलल वाला, और आपको आंसर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं अच्छा क्वेश्चन है, देख रहे फॉर्मूले का अच्छा इस्तेमाल, अच्छा विश्वास, क्या बोलते हैं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो अच्छा इस्तेमाल किया गया। अब देखो ये तो फॉर्मूला है, डायरेक्टली आया हुआ है, मैंने आपको रटाया यार पहले ही, ठीक है। 2024 एंड 21 में आया हुआ है। वन एंड ऑफ थर्मली इंसुलेटेड रॉड इज केप्ट एट टेम्परेचर T1 एंड द अदर end is at T2. The rod is composed of two sections of length L1 and L2 having thermal conductivities K1 and K2 respectively. The temperature T at the interface, तो interface temperature क्या होता है यार, K1 T1 L2 plus K2 T2 L1 divided by K1 plus K2, है ना, K1 L2 plus K1 L2 plus K2 L1 ऐसा होता है, K1 L2 plus K2 L1 ऐसा होता है, ठीक है। फॉर्मूला हो जाएगा डायरेक्टली, ओके। फॉर्मूला है बेटा, सिलिंड्रिकल मेटालिक, ये 2022-23 में आया हुआ है। A cylindrical metallic rod thermal contact with two reservoir of heat at its two end conduct an amount of Q1 in time T. The metallic rod is melted. देखो मेटेलिक रॉड मेल्ट किया जा रहा है, मेल्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा, ये मैंने गेट एग्जाम में देखता था, बार बार एक क्वेश्चन जरूर आता था मेल्ट का, ठीक है। बहुत मेल्ट वाले से बहुत लगाव है, मेल्ट मतलब वॉल्यूम सेम, और क्या, मेल्ट का मतलब वॉल्यूम सेम, हैविंग लेंथ 4 टाइम्स, लेंथ को 4 टाइम्स कर दिया, मेल्ट कर दिया गया, तो A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2, लेंथ को 4 टाइम्स कर दिया गया, तो हमारा जो A2 मिलेगा वो A/4 मिलेगा, ठीक है। देन हीट, द अमाउंट ऑफ हीट इन द न्यू रॉड विल बी, तो अमाउंट ऑफ हीट इन न्यू रॉड होगा, तो Q1 बराबर ये हो जाएगा, Q2 बराबर ये हो जाएगा। अब सीधा सीधा ये क्यों करने जाएंगे, Q2 पूछा है, जब लेंथ को कितना कर दिया जाए, लेंथ को 4 गुना कर दिया जाए, एरिया तो ऑटोमेटिक मेल्ट करके सेम बना दिया गया है, तो एरिया हमारा A/4 हो जाएगा, तो 2 वाला कंडीशन रखा करो,
सीधा Q का फॉर्मूला लगाया करो। मैं आपको शॉर्टकट बता रही, क्यों जाओगे यार ये सब करने, डेल्टा टी डिवाइड बाई एल। ठीक है, जिसको चेंज किया है, एरिया को कितना कर दिया जा रहा है, एरिया को 1/4 कर दिया जा रहा है, तो एरिया को 1/4 रखो। लेंथ को कितना चेंज कर रहे हैं, 4 गुना, तो 4 रख दो, सीधा सीधा आ जाएगा 16, सीधा सीधा 1/16। ठीक है, आंख बंद करके 1/16 हो गया, मतलब Q2 जो होगा वो Q का 1/16 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोल क्या रहा है बेटा, देन Q2 हो गया, देन चेंज इन हीट कंडक्ट, Q1 माइनस Q2 पूछ रहा है, तो ये हमारा Q2 हो गया 1/16 और Q1 जो हमारा होगा वो Q है यार, ऑब्वियस सी बात है। तो उन दोनों का रेशियो बताओ, Q1 माइनस Q2, तो Q माइनस Q/16 कितना हो जाएगा, 15 डिवाइड बाई 16। ठीक है, तो प्लीज मैं बोल रहा हूं ना, मैं जैसे बोल रहा हूं उसको फॉलो करो आप। अब यहाँ पर जब डायरेक्टली ये सब पूरा निकालो नहीं 11th की तरह यार, 11th 9th 10th की तरह गिवन डेटा सॉल्यूशन फॉर्मूला, ये मत क्या करो। जो बदलने के लिए बोल रहा है उसको बदल दो ना, बस। यहाँ पर एक पॉइंट था बेटा, अब मैं बोल रहा हूँ नोट्स, तुम पेन कॉपी रखो अपने पास, नहीं रख रहे हो ना, आपको समझ में आएगा यार बंदा बार बार बोल रहा था यार। तुम आप पेन कॉपी अपने पास रखो बेटा, बात मानो मेरी। और आपको लग रहा है देखो ना यार, यहाँ पे मेल्ट का नाम लेगा तो वॉल्यूम सेम रहेगा, बस यही कॉन्सेप्ट था जो समझने वाला। नहीं तो आंसर तो मैच करेगा तुम्हारा और गलत आएगा आंसर, फिर से बताओ, आंसर मैच करेगा लेकिन गलत रहेगा आंसर। तो प्लीज वो तुम्हारा वहां पर लाइफ का सवाल है, तो अभी से पेन रख लो। और पेन रख के लग रहा है यार यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक हो सकता है, यहाँ पर चेंज का मिस्टेक हो सकता है, यहाँ पर यार मेरे को एरिया ये प्रॉब्लम हो सकता है, वो यहाँ पर मेल्ट का नाम लिया तो ध्यान नहीं दूंगा, हालांकि मेरा फेवरेट है। तो ऐसे परसेंटेज की बात जो बताऊं वहां पर ध्यान दो। ऐसे जो जो पॉइंट मिले उसको लिखते जाओ, बस बाकी सारी चीजें तो आपको मालूम है यार, आप तैयारी कर रहे हो तो आपको ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस में से ऑलरेडी मालूम है। जो नहीं मालूम है, जहां पे कुछ लग रहा है ट्विस्ट, उसको लिखते जाओ। ठीक है, सच में बहुत अच्छा हो जाएगा फिर। और बाकी बेटा ये हवा हवाई बातें करने से आपको कॉन्सेप्ट बता दो, अभी अभी देखो ना, मैं 10-15 मिनट के अंदर चाहता तो ये पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट बता देता कि इस चैप्टर के अंदर बेटा बार बार मैं बता दिया, यहीं से निकाल लेता। हाँ? ये हीट से इतने ये क्वेश्चन आएंगे, टेम्परेचर से हमारा, टेम्परेचर से ये क्वेश्चन आएंगे, एक्सपेंशन से ये वाला क्वेश्चन आएगा, ये टॉपिक आएगा, बता देता मैं। लेकिन और सच में उसी से आते, और मैं बाद में बोलता और देखो मैंने जो बताया था वो मेरे एक्सपेंशन, मेरे मेरे ही से जो बोला था वही सब आया हुआ है, सच में वही आया रहता। लेकिन वो कमाल नहीं है यार, जो बोल रहे हो उसको इस्तेमाल कैसे करोगे, वो इस्तेमाल है क्वेश्चन। जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे ना, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा रियल में कैसे यूज किया जाए। वो यूज करते वक्त ना हालत खराब हो जाएगी तुमको, और बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन पढ़कर समझ में नहीं आएगा कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, तो प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और जहां पे नहीं आ रहा है वहां पर ध्यान देने की जरूरत है। 2 चैप्टर नहीं समझ में आएगा ना, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, बाकी धीरे धीरे करके सब पूरा आ जाएगा। सच बता रहा हूं बेटा, यही सच्चाई है। तुम लोग हवा हवाई भागना चाहते हो ना, इसीलिए कामयाब नहीं रहोगे। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझ लो, सुन लो। ठीक है, अक्सर जो मैं देखा वो प्रॉब्लम तुम लोग का यही होता है, आप लोग क्या है, बिल्कुल अलग ही कहानी बनाना चाहते हो। आप सोचते हो यार ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था और ये आया आया लेकिन हो नहीं पाया, तो नहीं हो पाएगा ना। प्रैक्टिस किया था क्या ऐसे क्वेश्चन, करो ना पहले। ये तो 2025 का क्वेश्चन है, कोई हवा हवाई नहीं है, लेटेस्ट है ना सब, तो करो इसको। अगर रिजल्ट चाहिए तो, नहीं तो हमें कोई टेंशन नहीं यार, आपकी मर्जी है। A composite slab consists of two material having coefficient of thermal conductivity K and 2K, K थिकनेस x एंड 4x। ठीक है, मतलब L1 दे रखा है, L2 दे रखा है। द टेम्परेचर ऑफ टू आउटर सरफेस, टेम्परेचर T2 एंड T1 दे रखा है। अब आपसे बोल रहा है स्लैब स्टडी इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, मतलब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इन स्लैब स्टडी एट स्टेट इज, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आपसे बताना है। ठीक है, ये तो बोल रहा है। अच्छा नहीं नहीं रुको, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू द स्लैब इन अ स्टडी स्टेट इज A into T2 minus T1, ठीक है, into K डिवाइड बाय X into F, where F is equal to, ये लो भाई। वही मैंने सोचा यार कुछ ज्यादा ही आसान हो गया क्या। अब यहाँ पे सबसे पहली बात, जो ये टेम्परेचर है बेटा आपका, ये टेम्परेचर, इसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया, शॉर्टकट फॉर्मूला क्या बताया, K1 T1 L2 डिवाइड बाय K2 T2 L1 डिवाइड बाय K1 L2 K2 L1। ये फॉर्मूला लगाते तो T मिल जाता, और जब ये T मिल जाता तो ये बोल रहा है T का फॉर्मूला आपको मिल जाता 2T2 प्लस T1 डिवाइड बाई 3। फॉर्मूला क्या होता है Q का, Ka डिवाइड बाई L, यहाँ पर X है,
है कि नहीं। तो मैं कोई भी फॉर्मूला लेता, मान लो एग्जांपल के लिए मैं ये वाला ले रहा हूं, यहाँ पर हीट, दोनों के हीट बराबर होंगे तो कोई भी ले सकता था मैं। तो Q बराबर होता Q अपॉन टी, ये हमारा कॉमन सेंस है यहाँ पर, टी यार टेंशन ना लो। तो Q अपॉन टी होता के ए अपॉन एक्स इंटू डेल टी, या के ए इंटू डेल टी डिवाइड बाई एक्स, है ना। तो डेल टी है क्या, डेल टी है हमारा T2 ज्यादा माइनस T1 कम, तो T2 माइनस ये वाला। अब यहां पर टी की वैल्यू रखो और यहां पर ये मिलेगा, उसके बाद एक्स्ट्रा आएगा 1/3, तो 1/3 ही तो यहां पर एफ है। मस्त क्वेश्चन है यार, इसको बोलते हैं क्वेश्चन। अब आप इसको यार हल्के में सीटी तो बोलोगे इसको, देखो ना ये क्वेश्चन जेई एंड नीट में दिखते हैं, वो भी अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं। तो लो तुम हल्के में, सीटी को हल्के में लगता है, वो बताते ना, आपको गुमराह किया जाता है कि आपको जो बोर्ड में पढ़े हो वही आता है। सच में आपके आपके बोर्ड की बुक से एक क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा नहीं आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुक का क्वेश्चन आता है। इसका मतलब बुक का क्वेश्चन एक भी नहीं आता, सारा कॉन्सेप्ट का यूज करना होता है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देख रहे ना, आया ना भाई, जेई नीट लेवल का क्वेश्चन है बेटा, लो तुम हल्के में इसको। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको मैंने यहाँ पर शॉर्टकट तरीका बताया, कौन सा शॉर्टकट तरीका बताया, जो बीच का टेम्परेचर निकालने के लिए फॉर्मूला था। अगर आपको फॉर्मूला नहीं मालूम है तो इसका हीट इसके हीट के बराबर करो, तब भी मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अपनी मर्जी है, इसको प्रैक्टिस करो। यहाँ पर मैं प्रैक्टिस करने से, मेरे प्रैक्टिस करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, आपको ही सब कुछ करना है। नेक्स्ट 2025 का क्वेश्चन ये देखो भाई, the two ends of a rod of length x and uniform cross section area A kept temperature T1 and T2 respectively. If the ratio of heat transfer is Q upon T through the rod, then coefficient of thermal conductivity, ये तो बहुत इजी है यार, है ना। Q upon T इक्वल K डेल्टा T डिवाइड बाय x, K पूछा है, ये तो डायरेक्ट सीधा सीधा आंसर। तो अब ये किस्मत की बात है भाई कि ये फॉर्म डायरेक्ट ये आ जाए, तो आपकी किस्मत की बात, हम क्या कर सकते हैं, किस्मत का खेल है ना। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए। और न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से तो क्वेश्चन आता ही है, और ये भी बहुत इजी रहता है, देखो ना सामने तुम्हारे आएगा। बस मैं जो फॉर्मूला बता रहा हूँ उसको याद रख लो, कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो मैं बोला ना 1 घंटे के अंदर रिवीजन हो जाएगा, अभी देखना 1 घंटे के अंदर रिवीजन हो जाएगा यार। अभी जस्ट 50-51 मिनट हुए, टेंशन मत लो। अगर 2-4 मिनट ज्यादा कम हो जाएंगे तो प्लीज गाली मत देना। ठीक है, मेरा अंदाजा था, देखो ना, मैं थोड़ी ना कोई बना कर बोल रहा हूँ, मेरा अंदाजा था कि 1 घंटे में ही हो जाएगा यार। ठीक है, जो बड़े चैप्टर है वो 2 घंटे लगते हैं, तो छोटे चैप्टर 1 घंटे में। अब आप तो फॉर्मूला 1 घंटे तक रटोगे, और 4-6 क्वेश्चन, मैंने कितने क्वेश्चन कराए ध्यान दिए, हमें देख रहे 21 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक, 21 क्वेश्चन हुए, समझ रहे हो। आपको 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करने में 2 घंटे तो 1 घंटे तो गुजर जाएंगे। ये वो करोगे, फिर ध्यान से, फिर चाय पियोगे, फिर घूमोगे, है ना। 5 क्वेश्चन कर लिया, बहुत अच्छा आया आंसर, वो सब नहीं चलता है बेटा। हर एक चैप्टर के अच्छे खासे क्वेश्चंस करके रिवीजन करके जाना रहेगा, तो आपको होने वाला है। ठीक है, बार बार मैं बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, आप मेरी बात को ध्यान दोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर झेलोगे बेटा, टेंशन ना लो। ठीक है, तो अब आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या है ये देखो, ये फॉर्मूला है, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो हमारा टेम्परेचर होता है वो के इंटू टी ए वी माइनस टी एस होता है। ये डेल्टा टी जो है हमारा होता है बेटा, वो हमारा होता है डेल्टा टी जो हमारा होता है, इसको तो बोलते हैं T2 माइनस T1, और T है हमारा टाइम, और K है कांस्टेंट, डिपेंड्स ऑन बॉडी एंड कंडीशन। ठीक है, और T एवरेज है हमारा, एवरेज टेम्परेचर का मतलब होता है T1 प्लस T2 डिवाइड बाई 2। 2 टेम्परेचर अगर रखेंगे उनको डिवाइड बाई 2 करो, जैसे ये 60 है और मान लो 90 है, तो दोनों को जोड़ो, डिवाइड बाई 2 करो, 75 आएगा, इसको T एवरेज बोलते हैं। और ये जो TS है, ये है, उसको बोलते हैं सराउंडिंग टेम्परेचर। तो अगर अक्सर लोग बेटा ये फॉर्मूले को समझ नहीं पाते, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, तो न्यूटन का कूलिंग का फॉर्मूला नहीं समझ पाते, मैं बता रहा हूं, डेल्टा टी ऐसे याद रखो, डी टी डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू के इंटू टी एवरेज माइनस टी सराउंडिंग। ये मैं बार बार बोल रहा हूं, क्यों, क्योंकि एवरेज मतलब T1 प्लस T2 होता है डिवाइड बाई 2, और टी सराउंडिंग मतलब बाहर का टेम्परेचर यार, ये बाहर का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, और ये हमेशा 2 टेम्परेचर दे रखा होता है, वो है। ठीक है, ये कांस्टेंट है, और डेल्टा टी ये हमारा टेम्परेचर का डिफरेंस है, मान लो T2 माइनस T1 है, और ये हमारा टाइम है। इतना बात याद रखोगे तो कोई भी क्वेश्चन फंसेगा ही नहीं, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, इतना सिंपल है, आप देख लो। ऑलरेडी मैं यहाँ पर बताया, एक एग्जांपल लिया हूं। ठीक है, अ बॉडी टेक 5 मिनट्स टू कूल फ्रॉम 90 टू 60, 30 डिग्री कूल होने में 5 मिनट लगता है।
तो इफ द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज 20 डिग्री, बाहर का टेम्परेचर 20 डिग्री मतलब ठंडा है कुल मिला जुलाकर, फाइंड द टाइम टेकन इट टू कूल 60 to 30। अच्छा एक बात है यार, अब मैं बता दूं, कोई चीज बहुत गर्म है ना तो ठंडा होने में कम टाइम लगाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा गर्म है ना तो ठंडा होने में ज्यादा टाइम लगाता है। तो ज्यादा गर्म था तो ठंडा होने में 5 मिनट लगाया, तो अभी कम गर्म है तो ठंडा होने में 5 मिनट से ज्यादा लगाएगा। तो जो ऑप्शन रहता है 5 मिनट से ज्यादा उसी को टिक करना। अगर तुक्का भी माना, क्यों तुक्का मारोगे बेवकूफ हो, सीधा सीधा रखो ना। यहाँ पर T1 T2 दे रखा है, टाइम दे रखा है, और यहाँ पर कंडीशन टू 60 to 30, तो फिर टाइम पूछा हुआ है। फॉर्मूला होता है डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू के इंटू टी एवरेज माइनस टी सराउंडिंग। डेल्टा टी यहाँ पर है 30 डिग्री का फासला डिवाइड बाय 5 पहला कंडीशन में, और सराउंडिंग एवरेज कैसे मिलेगा, अरे T1 प्लस T2 डिवाइड बाय 2, और क्या T1 प्लस T2 डिवाइड बाय 2 25 हो जाएगा, माइनस टी सराउंडिंग 20 डिग्री दे रखा है, के मिल जाएगा। अब यहाँ पर फिर से रखोगे 30 डिग्री का फिर से फासला, टाइम पूछा है, और के की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दोगे, ये वाला के की वैल्यू रखोगे, और टी एवरेज इसका क्या हो जाएगा 60 और 30 90, 90 का आधा 45 माइनस 20, उसके बाद यहाँ पे टी मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा 11 सेकंड। देख रहे हो 5 सेकंड कहाँ लगा 30 डिग्री कम होने में, और कहाँ 11 सेकंड लगा। इसी को तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग बोलते हैं। अपने को लगता था यार कोई चीज गर्म है तो ठंडा होने में, ज्यादा गर्म है तो ठंडा होने में कम टाइम लगता है, लेकिन अगर थोड़ा गर्म है तो ठंडा होने में ज्यादा टाइम लगता है। यही तो है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। कुछ तो था समझने के लिए, तभी तो न्यूटन ने ऑब्जर्व किया यार, पागल हो। अब आप देखो यहाँ पर सेम कहानी सेम चलेगा, मजा है कि नहीं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है 2025 का, ये क्या है बेटा, a body cools from 80 degree to 50 degree Celsius in 5 minutes. In the next time of t, body continues to cool from 50 to 30. Then total time taken by the body cools from 80 to 30 is। तो यार सेम कंडीशन, ये यहां से यहां तक कितना लगा, यहां से यहां तक कितना लगा, के वही सेम कहानी करो, के की वैल्यू निकालो, उठाओ, टाइम निकल जाएगा, है कि नहीं। टाइम यहाँ पे निकलेगा कितना 7.5 मिनट। तो बोल रहा है टोटल टाइम बताओ। क्या बोल रहा है बेटा, टोटल टाइम। तो पहले आपको कितना टाइम था 5 मिनट, बाद में आपने निकाला 7.5, तो टोटल आ जाएगा 12.5। तो समझने वाली बात ये थी कि टोटल टाइम है, तो क्वेश्चन पूरा अच्छे से पढ़ा करो, ठीक है। आंख बंद करके काम नहीं करना, यहाँ पर ये सीखने को मिलता है और कुछ नहीं, और बाकी कुछ नहीं है। ये खुद अपना करो यार। हाउ हॉट वाटर कूल्स फ्रॉम 80 to 60 in 1 minute, in cooling from 60 to 50 it will take। अरे यार सेम क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने तो लिखा, ट्राई खुद कर लो ना यार, इसमें आंसर बताओ बेटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कूलिंग से आएगा, देख रहे हो सारे 2025 के क्वेश्चंस। अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 60 टू इतना 7 कितना 6 मिनट, आफ्टर नेक्स्ट 6 मिनट्स इस टेम्परेचर विल बी। अब उल्टा पूछ लिया, तो यहाँ पर फिर से क्या, यहाँ पर क्या मिलेगा, के की वैल्यू मिलेगी, के की वैल्यू मिलेगी। अब आपसे पूछ रहा है कि आफ्टर 6 मिनट, तो टाइम दे रखा है, टेम्परेचर अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, 40 तो पहुंच चुका था, 40 माइनस कोई तो टेम्परेचर होगा ना, तो बस यही निकालना। तो 40 माइनस कोई जो टेम्परेचर होगा, के की वैल्यू मालूम है, एवरेज होता है 40 प्लस टी डिवाइड बाई 2 माइनस सराउंडिंग तो दे रखा है कितना 10 डिग्री। तो यहाँ पर बेटा मिलेगा आपको क्या, टी की वैल्यू। बहुत मस्त क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा यहाँ पर समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा लेंदी हो जाएगा, टाइम दे रखा है, अब टेम्परेचर पूछा है, तो बस इतना याद रखो कि यार डेल्टा मतलब होता है बदलाव। तो कोई तो 60 से 40 पे पहुंच चुका था, अब 40 से जाएगा ना कोई तो कम, तो कोई तो कम होगा, तो 40 माइनस कम वाला टेम्परेचर, एवरेज मतलब होता है दोनों का ऐड, तो 40 प्लस एक टेम्परेचर टी है डिवाइड बाई 2, तो मस्त है ना। यहाँ पर तो आपको सीखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हवाई नहीं लो यार प्लीज, ठीक है। अब उसके बाद अब ये क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा सा इसको नीचे करो स्क्रीन को यार, ठीक है। अब देखो, a metal sphere cools at a rate of 1.5। अब देखो रेट दे रखा है, ठीक है। when temperature is 80 degree Celsius, temperature 80, when the temperature of sphere is 40 degree Celsius, temperature sphere अगर 40 डिग्री कर दिया जाए तो rate of cooling is इतना, ये दे रखा है। तो बोला है सराउंडिंग टेम्परेचर बताओ, देख रहे हो घुमा उमा कर। अच्छा एक बताओ और क्या करेंगे बेचारे, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से अगर क्वेश्चन बनाना है तो एक ही कॉन्सेप्ट है, ये क्या क्या हो सकता है, एक बार आपने रिवीजन किया तो बस, आप उसके अलावा कुछ हो सकता है क्या, कुछ नहीं होगा। बस आप अपने टाइम को बचाने सीखो। तो ये टाइम टेम्परेचर, ये टेम्परेचर, तो पहला कंडीशन लगाएंगे तो डेल्टा टी अपॉन टी तो ही दे ही रखा है यार, के इंटू टी एवरेज दे रखा है 80 माइनस सराउंडिंग। फिर दूसरा वाला कंडीशन लगाएंगे, के इंटू 40 माइनस सराउंडिंग।
दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सराउंडिंग मिल जाएगा। ठीक है, ये सराउंडिंग मिल जाएगा बेटे, ये सराउंडिंग है। ओके, सराउंडिंग टेम्परेचर मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं कितना भी घुमाएगा आपको, वो घुमा नहीं पाएगा यार ज्यादा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। 3 आइडेंटिकल मेटल स्फीयर ऑफ same surface area have red, black and white colors, and they are heated up to same temperature. They are allowed to cool. तो जो अगर इनको कूल किया जाए तो द मैक्सिमम रेट ऑफ कूलिंग टू मिनिमम, मैक्सिमम रेट ऑफ कूलिंग टू मिनिमम कौन होगा? सबसे ज्यादा जल्दी से कौन कूल होगा? जो सबसे ज्यादा गर्म होगा। सबसे ज्यादा गर्म कौन होता है? ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी हीट को एब्जॉर्ब करती है, तो ब्लैक बॉडी सबसे ज्यादा गर्म होगी, तो सबसे ज्यादा ठंडी भी तो ही होगी। तो ब्लैक कार को अब बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, लेकिन जल्दी ठंडा भी तो ही होता है। ठीक है, और व्हाइट कार रहेगा, व्हाइट अक्सर लोग पसंद करते हैं, जल्दी गर्म नहीं होगा, जल्दी ठंडी, जल्दी गर्म नहीं होगी। ठीक है, लेकिन गर्म हो जाएगी तो ठंडी भी तो नहीं होगी यार। तो कौन सा कलर लेना चाहिए बेटा गाड़ी का? इसलिए तो पीएम चलते हैं किससे, या बड़े बड़े लोग किससे? ब्लैक से चलते हैं यार। ठीक है, उनके पीछे कुछ अलग रीजन है, लेकिन मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ अपना रीजन से। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा 2024 का। बकेट फुल ऑफ हॉट वाटर इज केप्ट at in a room. If it cools from 75 degree to 75 in T1 minute, from 75 to 60 in T2 minute, and 65 to 60 in T3 minute. अच्छा देखो यार, सेम 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 हो रहा है। ठीक है, अब बताओ, सबसे पहले जब गर्म ज्यादा था, ठंडा होने में कम टाइम लगाएगा। ठीक है, और उसके बाद सबसे ज्यादा टाइम कब लगाएगा? लास्ट में। तो T3 जो टाइम है वो सबसे ज्यादा होगा, T2 सबसे कम, T2 और T1 सबसे कम होगा। पहले जब गर्म रहेगा तो ठंडा होने में टाइम कम लगेगा, तो क्यों जाएंगे सॉल्व करने? ऐसे बताओ ना आंसर। इस लायक तो हो गए यार, इस लायक यहां तक तो बन चुके हो गए। अब बता बेटा, मजा आया? तो 1 घंटा 1 मिनट अभी हुए, टेंशन मत लो, पहुंच गए यार। अब देख रहे हो, पहुंच गए लगभग। ठीक है, एन ऑर्डिनरी बॉडी कूल्स फ्रॉम 4 थीटा to 3 theta in 3 minutes. The temperature of that body after next time t minute is Newton's law of cooling of room temperature is theta. अरे 4 थीटा to 3 थीटा and 3 थीटा to t. तो फिर से, तो t आपसे पूछ रहा है क्या होगा, वही तो पूछ रहा है। अब क्या फॉर्मूला है यार? सराउंडिंग को उसने बोल दिया है कि आप थीटा ले लो। अब एक होता डेल्टा टी अपॉन टी, तो 4 थीटा माइनस थीटा, थीटा हो जाएगा डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू के, और टी एवरेज क्या हो जाएगा? 437 डिवाइड बाई 2 माइनस सराउंडिंग है थीटा। यहां से के की वैल्यू मिलेगी। अब जब के की वैल्यू मिलेगी तो अब भी और क्लाइमेक्स अभी बाकी है ना? इसको कैपिटल टी मान लो, है ना? कैपिटल टी मान लो। अब 3 थीटा से टी जाना है, तो 3 थीटा माइनस टी डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू के, और फिर से एक क्वेश्चन तो कर चुके हो यार वैसा, है ना? 3 थीटा प्लस टी डिवाइड बाई 2 माइनस थीटा। अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? टी की वैल्यू मिल जाएगी थीटा के फॉर्म में। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे टाइम बचाने की कोशिश करो बेटा, टाइम तो बचाना होगा ना यार, है ना? नेक्स्ट 29 क्वेश्चन देख लो, 29वां क्वेश्चन है यार। एक छोटे से चैप्टर जिसको आप बहुत हल्के में लेते हो, जहां पे बोलते हो थर्मल एक्सपेंशन आएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आपको मालूम है, और उसके बाद फिर आप बोलोगे क्या वो थर्मल एक्सपेंशन का फॉर्मूला मालूम है ना, वो सीधा सीधा उसी से आ जाएगा एक क्वेश्चन, को टेंशन नहीं। पहले तो वो बड़ा बड़ा भौकाल बनेंगे, लिखा रहेगा क्या थर्मोमेट्री इन 1 मिनट। ठीक है, बड़ा से लिखा रहेगा थर्मोमेट्री इन 1 मिनट। ठीक है, तो कहीं लिखा रहेगा थर्मोमेट्री इन 15 मिनट्स, वन शॉट, पूरा ऑल कॉन्सेप्ट विद कोई पीवाईक्यूज। अरे ऐसा कुछ नहीं रहता होता है। ठीक है, रियलिटी ये है कि वो एक दो फॉर्मूला बता देते हैं, फॉर्मूले से कुछ नहीं होने वाला। प्लीज फॉर्मूले कॉन्सेप्ट के साथ साथ जितना एग्जैक्ट आने वाला है उतना कॉन्सेप्ट प्लस उसके पीवाईक्यू जरूर कर लो, अगर आपको मार्क्स चाहिए तो। ठीक है, नहीं तो फिर सामने आपके पेपर आएगा, सब सामने आ जाएगा सारी कहानी। ठीक है, बोलने की बात अलग होते, करने की बात अलग होते हैं, वो LIC वाले होते हैं। द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड फॉल्स फ्रॉम, ठीक है, 365 केल्विन टू 359 केल्विन इन 3 मिनट्स। द टाइम ड्यूरिंग द, फिर से ये क्वेश्चन तो हो जाएगा यार। ठीक है, बार बार वही क्वेश्चन घूम घूम कर। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में एक क्वेश्चन बार बार आता है, अब उसको घुमाकर कभी सराउंडिंग पूछ ले रहा है, कभी एवरेज पूछ रहा है, कभी के पूछ रहा है, कभी चेंज इन टेम्परेचर पूछ रहा है, कभी टाइम पूछ रहा है। तो मतलब इनमें से सारा चीज पूछ ले रहा है। तो इसका मतलब आपको पूरा ध्यान देना है कि ये कैसे कैसे हो सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन करना पड़ेगा, सारे क्वेश्चन करो और टाइम बचाने की कोशिश करो कि आप कम से कम टाइम में 1 मिनट में कैसे कर ले रहे हो। अगर हो जा रहा है तो फिर आपका सिलेक्शन है यार, टेंशन मत लो। ठीक है, वही तो सुधारना है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लीड्स टू एक्सप्रेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या एक्सप्रेशन को लीड करता है बेटा? याद रखना, थीटा माइनस थी नॉट इज इक्वल टू के टी प्लस सी। ठीक है,
क्यों? डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू के इंटू टी एवरेज माइनस टी सी, ये होता है हमारा। तो ये डेल्टा टी ये जो होता है हमारा ना टी टू माइनस टी वन, ये हमारा होता है के टी और प्लस यहाँ पर कोई कांस्टेंट सी। ठीक है, तो याद रखना ये बात। ओके, उसके बाद फिर से सेम क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया है ऑलरेडी। उसके बाद ये द एंड ऑफ अ कॉपर बार ऑफ लेंथ एल आर हेल्ड एट स्टडी टेम्परेचर थीटा वन एंड थीटा टू टेम्परेचर पे रखा हुआ है। तो बोल रहा है इसमें से कौन सा ग्राफ हो जो राइट होगा यार। ठीक है, थीटा वन थीटा और थीटा टू के रिलेशन में आपको क्या बताना है? डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और उसका रिलेशन किससे बोलना है? लेंथ से, है ना। तो डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी लेंथ पे कोई डिपेंड ही नहीं करता है यार, कोई लेंथ का नाम निशान नहीं है। तो लेंथ पे जब डिपेंड ही नहीं करता है, तो लेंथ पे डिपेंड नहीं करता तो सीधा सीधा क्या कांस्टेंट है ना। तो ये जब कांस्टेंट ग्राफ होता है y इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, y इज इक्वल टू कांस्टेंट ग्राफ, मतलब क्या है? x बढ़ता जाएगा, y तो रुक गया ना, तो कुछ नहीं, जैसे बढ़ता जाएगा। तो ये ग्राफ हो गया, क्योंकि डिपेंड नहीं करता है तो वो चीज रुक जाएगा, काम खत्म। ठीक है, तो हीट का है, हीट का यहाँ पर मैंने जस्ट एक क्या हीट का क्वेश्चन लिया, वो ऑलरेडी हम लोग केटीजी थर्मोडायनेमिक्स में पूरा पूरा पढ़ेंगे, तो डोंट वरी यार। Q इज इक्वल टू एम सी इंटू डेल्टा टी, Q बराबर m इंटू एल। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, आपका लेटेंट हीट कैपेसिटी, तो सब पढ़ेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन जस्ट लिया है माहौल बनाने के लिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। ठीक है, टेंशन मतलब हो गया, वो चैप्टर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर दे रखा है कि एक लीड बुलेट मूविंग विद वेलोसिटी v स्ट्राइक्स अ वॉल एंड स्टॉप, it loses 50% of energy and convert into heat। तो एक बुलेट जा रही है, सीधा सीधा टकराए एक वॉल से, 50% उसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई 50%, तो सीधा काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होता है, तो बचेगा 1/4 एम बी स्क्वायर। अब हीट की वजह से होता है तो m इंटू सी इंटू डेल्टा फॉर्मूला ही होता है। ठीक है, अब m कट जाएगा, यहाँ पे डेल्टा टी हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 4 इंटू सी, और इसमें c को s बोला हुआ, स्पेसिफिक हीट आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर यही सिचुएशन बता रहा था, देखो एनर्जी, हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, कुछ भी बोले, कोई भी एनर्जी, किसी भी एनर्जी में चेंज हो रहा है, तो बस वो सिचुएशन याद रखो, हो जाएगा बेटा। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। टोटल मैंने बोला था 1 घंटे में 2 4 5 6 मिनट इधर उधर हो जाएगा, सच में 6 मिनट इधर उधर हुआ, थोड़ा एक्स्ट्रा भी तो बताया यार। अब चालू करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, और ये चैप्टर हो गया कंप्लीट बेटा। ऐसे ही हेडफोन डालो और मैंने जैसा आपको सजेशन किया वही फॉलो करो। उसके बाद फिर आपको एक दिन आप कमेंट करके बोलोगे सर थैंक यू, ऐसा बोलोगे, और मैं भी आपको बोलता हूँ थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए जज्बात के साथ। ठीक है, कमेंट करना नहीं भूलना बेटा, शेयर करना नहीं भूलना। जैसे मैं आपके लिए भला सोच रहा हूँ, वैसे आप भी मेरे लिए भला सोचो। आपके लिए मेरे लिए भला सोचना इतना ही है कि आप लोगों को शेयर करो, लोगों का फायदा होगा और उससे हमारा भी फायदा होगा। मतलब अलग ही कहानी है यार, है ना। आपका कोई नुकसान नहीं होगा, और आप किसी के लिए अच्छा सोच रहे हो, किसी अपने दोस्त को भेजोगे तो उसका अच्छा हुआ, अच्छा उससे मेरा फायदा हुआ। सोच रहे ना, मतलब हेल्प कैसा होता है यार लोगों का, ये लाइफ का कैसा वसूल है। मतलब आप काम करोगे, अब उस शेयर करने से आपका कोई नुकसान तो नहीं हुआ, और उसकी वजह से उस सामने वाले का फायदा हुआ, हमारा भी फायदा हुआ। तो हमने इतना आपके लिए सोचा पॉजिटिवली, तो आप भी तो सोचो ऐसे, ये सोच पैदा करो, दुनिया आगे जाएगी। जय हिंद।